देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है। दोस्त जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। आज आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई लड़ाई छोड़ दी है। 2018 में भी यही इलाके थे, यही मंच था, यही समर था, यही संघर्ष था। आज 2023 में भी वही इलाका है, वही मंच है, वही समर है, वही संघर्ष है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी इस देश में कि हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने एक राजनीतिक फैसला लिया है। वो जरूरत ये आन पड़ी कि हम सब ने ईमानदारी से एक बात महसूस की है। आप यह बात चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े सदस्य हों, चाहे आप भाजपा से जुड़े हों, चाहे टीआरएस से जुड़े हों, एमआईएम से जुड़े हों या सीपीआई से जुड़े हों, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, इस देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक बात महसूस की है। महसूस ये किया है कि इस देश में एक ऐसा नेता है जो खुले तौर पर धन्ना सेठों की लूट के खिलाफ बोलता है। इस देश में एक नेता है सच बोलने के लिए यह गुणागणित नहीं करता है कि सियासत के लिए फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो तो उसका लिबास नहीं देखता है, उसका जात नहीं देखता है, उसका धर्म नहीं देखता है, उसका मजहब नहीं देखता है। एक ऐसा नेता है जो कौरवों के बीच में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और यह बात आप आज किसी से भी पूछ लीजिए, भले वो कांग्रेस का वोटर ना हो, भले वो किसी जमाने में कांग्रेस का विरोधी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज यह बात हर कोई मानने के लिए तैयार है कि जब पूरी दुनिया को, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, जब पूरी दुनिया को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जब महिलाओं और बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ आए दिन शोषण होता है, उनको उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम किया जाता है, पूरी दुनिया को नफरत के आग में जलाने की अगर साजिश की जा रही है तो उस साजिश के खिलाफ अगर मोहब्बत की बात कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात मजबूत अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है। दोस्त इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है, तिजोरी दोस्त का भरा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस देश के भीतर लोगों की जो वास्तविक हालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है। आज देश की हालत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1 घंटे से कम समय में
देश के किसी न किसी कोने में कोई नौजवान आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। आए दिन सैकड़ों हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्जा लेकिन किसका माफ किया जाता है? 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का कर्जा माफ किया जाता है। तो है हमारी जनता, है हमारी आवाम, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा कि लोन की माफी अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल सकता है तो हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सर अजीत पासा साहब, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के, आपको फ्री में घर मिलता था, आपको गैस चूल्हा मिलता था, आपको टेलीफोन मिलता था, आपको जो है ट्रेन में आने जाने का पास मिलता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ये सुविधा मिल सकती है तो कांस्टेबल को काहे नहीं मिल सकता है? क्या चीज? अगर कांस्टेबल को मिल सकता है तो टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है? अगर टीचर को मिल सकता है तो बैंक में काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं कि जिसको आप पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसको सारी सुविधा दे सकते हैं तो दुकानदारों को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? आम आवाम को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? ये हमारा सवाल है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हमको समझना पड़ेगा। और इस मॉडल को जब हम समझते हैं तो सिर्फ देश की ही नहीं, राज्य की भी सियासत हमको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। राज्य की हालत क्या है? राज्य की हालत ये है कि इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया गया। एक कमेटी थी जिस कमेटी का नाम था ज्वाइंट एक्शन कमेटी, और वो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उसमें रहने वाले लोगों ने, उसमें शामिल लोगों ने दिन रात संघर्ष करके, आंदोलन करके, अपनी जान गंवा करके इस मंच से मैं उन शहीदों को सलाम पेश करता हूं। उनको जो है अपना वो जो बलिदान दिए हैं उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। लोगों ने जान गंवा करके यह राज्य लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि तेलंगाना राज्य बनेगा। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद को लेकर के बड़ी मशक्कत हो रही थी कि हैदराबाद कहाँ जाएगा, हैदराबाद का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हैदराबाद को चंडीगढ़ बना दिया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना के साथ रहा और आज के डेट में हैदराबाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आईटी सेंटर है। मेरा एक सीधा सवाल है, इस तेलंगाना को बनाने के पीछे जो मकसद था, नीलू निदलू नियमाकालू, मतलब पानी, पैसा और रोजगार, यही था ना नारा। मेरा एक सीधा सवाल है, ये नीलू निदलू नियमाकालू के सिद्धांत पे बना हुआ तेलंगाना आज उसकी हकीकत क्या है? आज उसकी हकीकत ये है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का हब है, लेकिन तेलंगाना के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हैदराबाद के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। नियमाकालू की बात करने वाले लोगों से यह पूछना चाहिए कि आपने पिछले 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? मात्र 70,000 तेलंगाना पुलिस की बहाली को छोड़ करके कोई भी बहाली नहीं की गई है, ना ग्रुप 1 की, ना ग्रुप 2 की, ना ग्रुप 3 की, ना ग्रुप 4 की, कोई बहाली नहीं की गई है। जब एग्जाम आता है, पहले तो एग्जाम आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर एग्जाम आ जाए तो पेपर लीक हो जाता है। अरे ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ऑफिस चला रहे हैं कि गटर चला रहे हैं कि बार बार लीक हो जाता है? ये क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि मैं सुन रहा था, एक नेता भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हमने शानदार विकास किया है। तो मेरा मन किया कि मैं उनसे पूछ लूं कि आपने अगर शानदार विकास किया है
तो 15% बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है? यह सवाल मैं आपसे